तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के उस एक दशक को समझते हैं जिसने सच कहूं तो इसकी पूरी तकदीर बदल दी। ये जो दौर है ना, 1937 से लेकर 1948 तक का, ये सिर्फ कुछ साल नहीं थे। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक डिकेड ऑफ डेस्टिनी था, यानी नियति का दशक। यही वो समय था जब इस क्षेत्र ने राजनीतिक प्रयोगों से लेकर सड़कों पर हुए जन आंदोलनों तक अपनी एक नई आधुनिक पहचान बनाई। तो आइए इस बहुत ही अहम सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर का हमारा रोड मैप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1937 के चुनावों की, कि कैसे एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे सरकारें बनी और गिरी। काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उस वक्त। उसके बाद कहानी विधानसभा से निकलकर सड़कों पर आएगी, जहां हम सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। और आखिर में हम उस सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे कि कैसे 14 अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक किया गया। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम इसी एक दशक पर 1937 से 1948 पर ही इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? भाई ऐसा क्या खास था इन सालों में? तो जवाब छिपा है 1935 में पास हुए एक बहुत बड़े कानून में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का दरवाजा खोला और यहीं से इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्रवाद की लहर को एक नई दिशा मिली। तो ये जो एक्ट है, ये हमारी पूरी कहानी का कह सकते हैं फाउंडेशन है, शुरुआती बिंदु। ये असल में अंग्रेजों का एक प्रयोग था। उन्होंने भारतीयों को प्रांतों में थोड़ी बहुत सरकार चलाने की शक्ति दी, लेकिन और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसमें कई पेंच थे, कई सीमाएं थी। खास तौर पर गवर्नर के पास इतनी ज़्यादा शक्तियां थीं कि आगे चलकर यही चीज़ बड़े राजनीतिक संघर्ष की वजह बनी। और इसी एक्ट के आधार पर 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव, ये भारत के लिए और खास तौर पर उस समय के सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के लिए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था। मतलब लोकतंत्र का एक पहला बड़ा टेस्ट। अब ये जो शब्द है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता, इसको जरा ध्यान से समझिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अब चुने हुए भारतीय मंत्री ही सरकार चलाएंगे, लेकिन असलियत ये थी कि असली पावर, असली ताकत अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में थी। उसके पास वीटो पावर थी, मतलब वो किसी भी फैसले को रोक सकता था। कांग्रेस को इसी बात का डर था। उन्हें लगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप है, एक संवैधानिक जाल है। मतलब जिम्मेदारी आपकी, लेकिन अधिकार हमारा। ठीक है, अब ये टेबल, ये आपके प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 9 सीटों में से कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। बड़े बड़े नाम जीते, जैसे सरायपाली से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। लेकिन एक सीट पर कांग्रेस हार गई थी, बिलासपुर। यहां से स्वतंत्र प्रत्याशी यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जीते। ये नाम, ये सीटें, इनको दिमाग में बिठा लीजिए। यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। चुनाव तो हो गए, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। 1937 से 1939 के बीच का जो समय था, वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। सरकारें बन रही थीं, गिर रही थी। किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था ये सब। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये आपको उस दौर की पूरी उथल-पुथल दिखा देगी। अप्रैल 1937 में डॉक्टर राव की एक अंतरिम सरकार बनती है। कुछ महीने बाद जुलाई 1937 में वो गिर जाती है और कांग्रेस की पहली सरकार डॉक्टर खरे के नेतृत्व में बनती है। ठीक एक साल बाद जुलाई 1938 में खरे इस्तीफा दे देते हैं और शुक्ल जी की सरकार बनती है। और फिर नवंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के मुद्दे पर सारी कांग्रेस सरकारें इस्तीफा दे देती हैं। सोचिए, सिर्फ 2.5 साल के अंदर 3 सरकारें। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा थी। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राव की उस छोटी सी सरकार की। हुआ ये कि कांग्रेस ने पहले सरकार बनाने से मना कर दिया। उन्हें गवर्नर की शक्तियों पर भरोसा नहीं था। तो गवर्नर ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके डॉक्टर ई राघवेंद्र राव को सरकार बनाने के लिए बुला लिया। ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जो सिर्फ 3 महीने ही चल पाई। जैसे ही कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया, इस सरकार को गिरना ही था। इसके बाद जुलाई 1937 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में कांग्रेस की पहली सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने डॉक्टर एन.बी. खरे। लेकिन हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है, वो है यहाँ के नेताओं को मिले बड़े मंत्रालय। पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब छत्तीसगढ़ सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि सूबे की राजनीति का एक पावर सेंटर बन चुका था। और शिक्षा मंत्री बनते ही पंडित रविशंकर शुक्ल एक बहुत ही मशहूर योजना लेकर आए, विद्या मंदिर योजना।
देखिए, ये सिर्फ स्कूल खोलने की योजना नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी सोच थी। इसका मकसद था शिक्षा के जरिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाना, उन्हें पॉलिटिकली अवेयर करना। सीजीपीएससी में यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार चलाने का ये प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चला। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह किए भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इसी बात के विरोध में 8 नवंबर 1939 को सभी कांग्रेस सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और इन इस्तीफों के साथ ही राजनीति का एक चैप्टर खत्म हो गया। अब लड़ाई विधानसभा के अंदर बहस करने की नहीं रही थी, अब लड़ाई सड़कों पर उतर आई थी। अब संवैधानिक राजनीति की जगह खुले राष्ट्रीय प्रतिरोध ने ले ली थी। तो अब कहानी विधानसभा के हॉल से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गई थी। 1940 से 1945 का जो दौर था वो छत्तीसगढ़ में बड़े जन आंदोलनों का दौर था। इसमें दो आंदोलन सबसे अहम थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। ये टेबल हमें बताती है कि इन आंदोलनों को जमीन पर लीड कौन कर रहा था। आप एक पैटर्न देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त। यही बड़े नेता भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपने अपने इलाकों में जनता को लीड कर रहे थे। ये लीडरशिप की कंटिन्यूटी को दिखाता है। अच्छा, एक तरफ तो गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1942 का रायपुर षड्यंत्र केस। इसका मकसद था बम और विस्फोटक बनाना। इसके जो मुख्य साजिशकर्ता थे परसराम सोनी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 7 साल की सजा हुई। ये घटना हमें बताती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम ब्रिटिश राज के आखिरी सालों में आ जाते हैं। अब लड़ाई का तरीका फिर से बदल रहा था। अब फोकस था 1946 के चुनावों पर और एक नए देश का संविधान बनाने पर। और यहां पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली थी। जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी, तो उसमें छत्तीसगढ़ से भी काफी महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। देखिए, सेंट्रल प्रोविंसेस से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त जैसे बड़े नेता थे, और साथ ही सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ जैसी रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। इन सब ने मिलकर भारत के संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947, और उस दिन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के ही एक नेता पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के सीताबर्दी किले पर तिरंगा फहराया। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था, जो इस क्षेत्र के योगदान को हमेशा के लिए अमर कर गया। आज़ादी तो मिल गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, रियासतों का एकीकरण। बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक करने का विशाल काम। जरा इस नक्शे को देखिए। ये आज़ादी के ठीक पहले की तस्वीर है। आज का छत्तीसगढ़ जैसा एक राज्य नहीं था, बल्कि 14 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और भी कई। ये नक्शा सिर्फ जमीन नहीं दिखा रहा, ये उस वक्त की राजनीतिक चुनौती को दिखा रहा है। सोचिए, इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। 14, जी हाँ 14, ये नंबर अपने आप में इस काम की मुश्किल को बताता है। इन 14 अलग अलग रियासतों को भारत में शामिल करना सरदार पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे नेताओं के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो ये एकीकरण हुआ कैसे? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। सबसे पहले रियासतों के राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन किया। नेशनल लेवल पर इस पूरे काम को लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, और यहाँ प्रांतीय स्तर पर पंडित रविशंकर शुक्ल का रोल बहुत क्रूशल था। और एक फैक्ट याद रखिएगा, सबसे पहले साइन करने वाली रियासत थी खैरागढ़। और आखिरकार 1 जनवरी 1948 तक सभी 14 रियासतें सेंट्रल प्रोविंसेस इन बेरार का हिस्सा बन गईं। तो बिखरी हुई सीटों और रियासतों से लेकर एक मजबूत प्रशासनिक इकाई बनने तक का ये जो 10 साल का सफर था, ये हमें आधुनिक भारत में एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है। नमस्कार। साल था 1939 से 1942 के बीच का। छत्तीसगढ़ में आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़ आया।
सोचिए, जो संघर्ष कल तक विधानसभा के अंदर मतलब बहसों तक ही सीमित था, वो अचानक से सड़कों पर, जेलों में और यहाँ तक कि गुप्त ठिकानों तक कैसे पहुंच गया। तो आज हम इसी विद्रोह की कहानी को चलिए परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, हम इस कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राजनीति असेंबली से निकलकर सड़कों पर कैसे आई। फिर बात करेंगे त्रिपुरी अधिवेशन की। ये इस इलाके के लिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड मतलब एक वैचारिक रणभूमि क्यों बना। और हाँ, एक बड़ा सवाल, गांधी जी ने अचानक एक बड़े मास मूवमेंट की जगह इंडिविजुअल सत्याग्रह को क्यों चुना। इसके बाद हम 1942 के विद्रोह की आग में उतरेंगे, देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या रोल था और उस सीक्रेट नेटवर्क के बारे में जानेंगे जिसने इस आग को जलाए रखा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1939 से। ये वो साल था जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया और ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के इस्तीफे के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स मतलब संवैधानिक राजनीति का एक दौर खत्म हो गया और बस इसी पॉइंट से छत्तीसगढ़ एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर गया। अब राष्ट्रवाद विधानसभाओं से निकलकर सीधा सड़कों, जेलों और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स तक पहुंच गया था। ये आप कह सकते हैं बिल्कुल नई लड़ाई की शुरुआत थी। तो हुआ ये कि जब चुने हुए भारतीय नुमाइंदों ने इस्तीफा दे दिया तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम या कहिए एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। अब अंग्रेजों ने सोचा, वाह क्या मौका है, और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और कसने की कोशिश की। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये जो खालीपन था ना, ये राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। क्यों? क्योंकि अब वो सरकार में नहीं उलझे थे, अब वो आजाद थे सीधे जनता के बीच जाकर उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब एक सवाल उठता है, उस जमाने में जब ज्यादातर आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो राष्ट्रवाद का संदेश, ये मैसेज घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला गया, सिंबॉलिक डेज मनाना। मतलब पेशावर दिवस, कैदी दिवस या फिर वॉर प्रोटेस्ट डे। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं थीं, नहीं, ये असल में पॉलिटिकल एजुकेशन और लोगों को एक साथ लाने के, मोबिलाइज करने के पावरफुल टूल्स बन गए थे। मिसाल के तौर पर पेशावर दिवस को ही लेते हैं। मुद्दा था हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुए ब्रिटिश अत्याचार का, लेकिन उसकी गूंज रायपुर तक पहुंची। पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में यहाँ बड़े बड़े जुलूस निकले। अंग्रेजों ने निगरानी बढ़ा दी, गिरफ्तारियां की, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि उनकी एक गलती पूरे देश को एक साथ खड़ा कर सकती है। इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ अब नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ चुका था। अब चलते हैं साल 1939 में हुए त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की तरफ। देखिए, ये सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक स्ट्रैटेजिक और आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड थी। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन ये सिर्फ एक राष्ट्रीय बैठक नहीं थी। जरा इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, ये सेंट्रल प्रोविंसेस के ठीक बीच में था। इसका मतलब छत्तीसगढ़, महाकौशल और विदर्भ के नेताओं के लिए यहाँ पहुँचना बहुत आसान था। और इसी वजह से त्रिपुरी सिर्फ एक अधिवेशन की जगह नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक स्ट्रेटेजिक और वैचारिक रणभूमि बन गया। और त्रिपुरी में कांग्रेस एक बहुत बड़े वैचारिक चौराहे पर आ खड़ी हुई। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका जोर नॉन वायलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल पर था। उनका मानना था कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन को परेशान नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सोच ज्यादा मिलिटेंट थी। वो कहते थे कि ये युद्ध अंग्रेजों पर चोट करने का सबसे बड़ा मौका है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश था, ये इतना गहरा हो गया कि प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद भी बोस को इस्तीफा देना पड़ा। और कांग्रेस के अंदर की ये जो दरार थी ना, इसने आने वाले संघर्ष की पूरी डायरेक्शन ही तय कर दी। और इसी बड़े राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ ने अपनी एक खास पहचान बनाई। यहाँ की जो कल्चरल कमेटी थी, उसके प्रमुख थे पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे। उन्होंने एक बड़ी अनोखी स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम्स को पॉलिटिकल मैसेज फैलाने का जरिया बना दिया। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के नेता सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि वो नेशनल स्ट्रैटेजी बनाने में एक्टिव रोल निभा रहे थे। त्रिपुरी के बाद गांधी जी ने एक नई रणनीति अपनाई। यह जन आंदोलन का समय नहीं था, बल्कि एक केंद्रित नैतिक चुनौती का था, जिससे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। त्रिपुरी में जो वैचारिक टकराव हुआ,
उसके बाद गांधी जी ने एक बहुत ही हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने एक बड़े जन आंदोलन की जगह एक नई और बहुत फोकस्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, इसका मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि एक मॉरल ब्लो देना था। रणनीति बहुत सिंपल थी। एक चुना हुआ सत्याग्रही पब्लिक में जाकर युद्ध के खिलाफ भाषण देगा और गिरफ्तारी देगा। अब सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये अंग्रेजों पर नैतिक दबाव बनाने का कितना ब्रिलियंट तरीका था। वो दुनिया भर में डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे और भारत में पीसफुल भाषण देने वालों को जेल में डाल रहे थे। ये उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर एम्बैरस करने की एक सोची समझी चाल थी। छत्तीसगढ़ में इस नैतिक लड़ाई की मशाल सबसे पहले उठाई पंडित रविशंकर शुक्ल ने। उन्हें इस रीजन का पहला सत्याग्रही चुना जाना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव था, जो उनके कद को दिखाता था। और जब उनके साथ बिलासपुर से ठाकुर छेदीलाल और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जैसे बड़े नेता जुड़े, तो ये संदेश पूरे इलाके में फैल गया कि ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिरोध है। फिर 1941 में सत्याग्रहियों ने एक और साहसिक कदम उठाया, छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पैदल मार्च। इसका मकसद था कि रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में युद्ध विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाई जाए। लेकिन अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने इस समूह को उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। पर इस दमन ने आग बुझाई नहीं, बल्कि उसमें घी का काम किया। इस घटना ने युवाओं को और ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया और अब शांतिपूर्ण प्रतिरोध की सीमाएं टूटने लगी थीं। 1942 आते आते राजनीतिक माहौल एकदम विस्फोटक हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि कोई बड़ा आंदोलन होगा या नहीं, सवाल ये था कि वो कब होगा। साल 1942 तक माहौल बिल्कुल एक्सप्लोसिव हो चुका था। अब सवाल अगर का नहीं, कब का था, और इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, क्रिप्स मिशन का फेल होना, जिससे ये साफ हो गया कि अंग्रेज बातचीत से आज़ादी नहीं देंगे। दूसरी, वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, भारतीय जनता का सब्र अब जवाब दे चुका था। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार कर दिया था जिसका फटना बस तय था। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की आग कोई अचानक नहीं भड़की थी। पिछले कई सालों के सत्याग्रहों और विरोध प्रदर्शनों ने यहाँ की जमीन को पहले से ही पॉलिटिकली चार्ज कर रखा था। बस एक चिंगारी की देर थी। अंग्रेजों ने भी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन 0R। रणनीति ये थी कि 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही एक साथ देश के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। मकसद था कि आंदोलन को शुरू होने से पहले ही लीडरशिप लेस कर दिया जाए, उसका सिर कुचल दिया जाए। और इसी प्लान के तहत छत्तीसगढ़ से लौट रहे नेताओं को मलकापुर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पर अंग्रेजों का ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे जनता के हाथ में सौंप दिया। और अब हम देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के शहर विद्रोह की आग में सचमुच धधक उठे। रायपुर में परसराम सोनी जैसे नौजवानों ने एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया। इनका प्लान सिंपल था, बम और हथियार बनाना और ब्रिटिश हुकूमत पर सीधा हमला करना। लेकिन हर कहानी में एक धोखेबाज होता है। यहाँ वो था शिवनंदन प्रसाद, जो एक मुखबिर निकला। उसी ने पुलिस को सारी योजनाओं की जानकारी दे दी और इसी बिट्रियल की वजह से परसराम सोनी और उनके साथी पकड़े गए। सजा मिली 7 साल की कड़ी कैद। रायपुर में ही एक और भी ज्यादा डेयरिंग प्लान बना, रायपुर डायनामाइट केस। यहाँ बिल्ख नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अपने गिरफ्तार नेताओं को छुड़ाने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल की दीवार को ही डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की। सोचकर देखिए कितना बड़ा जोखिम था। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, पर इसने ये साफ कर दिया कि अब प्रदर्शनकारी कितने रैडिकल तरीके अपनाने को तैयार थे। दुर्ग के पाटन में हालात और भी ज्यादा दुखद हो गए। वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी। 7 निहत्थे नागरिक मौके पर ही शहीद हो गए। ये एक नरसंहार था। इन 7 शहीदों के बलिदान ने पूरे क्षेत्र में बदले और विद्रोह की ऐसी आग भड़काई जिसे बुझाना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो गया। जब सड़कों पर खुला विरोध करना खतरनाक हो गया, तब आंदोलन जमीन के नीचे चला गया, अंडरग्राउंड हो गया। अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। ये संचार और सूचना की लड़ाई थी। और इस अंडरग्राउंड लड़ाई का सबसे शक्तिशाली हथियार बना एक प्रकाशन, एक पत्रिका जिसका नाम था अग्रदूत।
जब अंग्रेजों ने हर अखबार पर, हर प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, तब केशव प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं ने छिपकर अग्रदूत को छापना शुरू किया। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, ये आंदोलन की लाइफलाइन थी। इसके जरिए कार्यकर्ताओं तक आंदोलन की खबरें और गुप्त निर्देश पहुंचाए जाते थे। इसे छापना और बांटना दोनों ही जान जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन अग्रदूत ने ब्रिटिश सेंसरशिप को पूरी तरह से फेल कर दिया। तो कुल मिलाकर इन मास मूवमेंट्स ने ग्राउंड लेवल पर कॉलोनियल अथॉरिटी मतलब औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें हिला दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो नेशनल स्ट्रगल था। इसके साथ साथ पैरेलल में छत्तीसगढ़ में बहुत पावरफुल किसान और आदिवासी आंदोलन भी चल रहे थे। और अब हम अपने अगले पड़ाव में उन्हीं की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आज़ादी और एकीकरण के अंतिम चरण तक पहुंचे। नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर, जहां विद्रोह की छोटी छोटी चिंगारियां एक होकर आज़ादी की एक ऐसी मशाल बनी जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। ये कहानी है प्रतिरोध से एकीकरण तक के उस शानदार सफर की, जिसमें आज के आधुनिक छत्तीसगढ़ को आकार दिया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करेंगे जमीन से जुड़े किसान और आदिवासी विद्रोहों से। फिर हम उस दौर की राजनीति के गलियारों में चलेंगे, 1946 के चुनावों को समझेंगे। इसके बाद हम आज़ादी के उस ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को महसूस करेंगे और फिर सबसे बड़ी चुनौती यानी रियासतों के विलय की कहानी जानेंगे। और आखिर में हम उन महान हस्तियों को याद करेंगे जिन्हें आधुनिक छत्तीसगढ़ का निर्माता कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले चरण में देखा था कि कैसे भारत छोड़ो जैसे बड़े जन आंदोलनों ने छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसी राष्ट्रीय संघर्ष के साथ साथ जमीन पर, गांवों और जंगलों में किसान और आदिवासी अपने हक के लिए एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे। और इन्हीं दो धाराओं ने जब एक साथ मिलकर जोर लगाया तो इस क्षेत्र को आज़ादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां असली संघर्ष की जमीन तैयार हो रही थी, यानी छत्तीसगढ़ के गांव, खेत और जंगल। ये विद्रोह सिर्फ आज़ादी के बड़े बड़े नारों तक सीमित नहीं थे, नहीं, इनकी जड़ें बहुत गहरी थीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी तकलीफों और अन्यायों में थीं। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ देश में राजनीतिक आज़ादी के लिए बड़े आंदोलन चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासी अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी जंग थी जमींदारों के शोषण के खिलाफ, उनसे जबरदस्ती कराई जाने वाली बेगार के खिलाफ और उन अंग्रेजी वन कानूनों के खिलाफ जिन्होंने उनसे उनके ही जंगल और जमीन का हक छीन लिया था। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये उस दौर की पूरी कहानी बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये विद्रोह कोई 1-2 जगहों पर हुई घटनाएं नहीं थी, बल्कि राजनांदगांव से लेकर कांकेर और सक्ती तक पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिरोध की आग सुलग रही थी। ये एक व्यापक जमीनी आंदोलन था जो हर इलाके में फैल चुका था। और इन सभी आंदोलनों में से एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है डोंडी लोहारा आंदोलन। इसकी सीधी सादी वजह थी वहां की जमींदार और दीवान मणिराम पांडे की शोषणकारी नीतियां। लेकिन यहाँ के किसानों ने हार नहीं मानी। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में उन्होंने उपवास और जंगल सत्याग्रह जैसे गांधीवादी तरीकों से अपनी लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक संगठित, अनुशासित और असरदार लड़ाई थी। और हाँ, CGPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये पॉइंट बेहद जरूरी है। डोंडी लोहारा आंदोलन परीक्षाओं में अक्सर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गांधी जी के सत्याग्रह और उपवास जैसे राष्ट्रीय स्तर के तरीकों को जमीनी स्तर के मुद्दों जैसे वन अधिकारों से जोड़ा गया। राष्ट्रीय विचारधारा और स्थानीय संघर्ष का यही संगम इसे आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी बनाता है। लेकिन डोंडी लोहारा अकेला नहीं था। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों में संघर्ष की अपनी अपनी कहानियां थीं। जैसे छुई खदान में किसानों ने अन्यायपूर्ण लगान और बेगार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं कांकेर में 1944-45 के दौरान जब एक नई भूमि नीति ने गांव के पारंपरिक मुखिया यानी गोटिया लोगों के अधिकार छीने, तो उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया।
और सबसे दिलचस्प बात देखिए, 1947 में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त भी सक्ती रियासत में किसान शासक लीलाधर सिंह के शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब संघर्ष हर स्तर पर बिल्कुल आखिरी पल तक जारी था। तो ये तो थी जमीन की कहानी, खेतों और जंगलों का संघर्ष। लेकिन इसके समानांतर ऊपर यानी दिल्ली और नागपुर की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और उसने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया था, और 1946 के चुनाव इसी बड़े बदलाव की पहली दस्तक थे। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, ब्रिटेन की हालत पतली है, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। भारत में जेल के दरवाजे खुल चुके हैं और देश के बड़े बड़े नेता बाहर आकर राजनीति में एक नई जान फूंक रहे हैं। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज जाएंगे या नहीं, सवाल ये था कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। और इसका जवाब मिलना था 1946 के प्रांतीय चुनावों से। और इन चुनावों का नतीजा छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत ऐतिहासिक रहा। 27 अप्रैल 1946, ये तारीख नोट कर लीजिए। इसी दिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपना दूसरा मंत्रिमंडल बनाया और इस बार द्वारिका प्रसाद मिश्र जैसे कद्दावर नेता गृहमंत्री बने। ये सिर्फ एक सरकार नहीं थी, ये वो टीम थी जिसे आज़ादी के उस नाजुक दौर में प्रशासन को संभालना था और एक नए भविष्य की नींव रखनी थी। और फिर आखिरकार वो सुबह आई जिसका सदियों से इंतजार था। 15 अगस्त 1947। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, यह गुलामी की लंबी रात के बाद आज़ादी का सुनहरा सूरज था। और पूरे छत्तीसगढ़ में इस सुबह का स्वागत एक अभूतपूर्व उत्साह, जोश और जश्न के साथ हुआ। जश्न की तस्वीरें हर शहर से आ रही थीं। नागपुर में, जो उस वक्त प्रांतीय राजधानी थी, वहां प्रदेश के मुखिया पंडित रविशंकर शुक्ल ने तिरंगा फहराया। रायपुर में अलग ही माहौल था। पुलिस लाइन पर आर.के. पाटिल ने और ऐतिहासिक गांधी चौक पर महान स्वतंत्रता सेनानी वामनराव लाखे ने ध्वजारोहण किया। उधर दुर्ग में इस जश्न की कमान संभाली घनश्याम सिंह गुप्त ने। ये सिर्फ रस्में नहीं थीं, ये इस बात का ऐलान था कि अब राज हमारा है। लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, आज़ादी का मतलब था मुक्ति। और इसी भावना से जुड़ा है एक आंकड़ा, 200। ये 200 क्या है? ये उन कैदियों की संख्या है जिन्हें कमिश्नर के.बी.एल. सेठ के आदेश पर आज़ादी के दिन रिहा कर दिया गया था। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। ये इस बात का सबूत था कि अब कानून और सत्ता दोनों बदल चुके हैं। आज़ादी मिल गई, जश्न मन गया, लेकिन भारत का नक्शा अभी भी अधूरा था। एक सबसे बड़ी, सबसे पेचीदा पहेली अभी सुलझानी बाकी थी, और वो थी देसी रियासतों का विलय। छत्तीसगढ़ के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जो इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये दो अलग अलग चीजें क्या थीं। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, एक जैसा कानून था, और दूसरी तरफ थीं ये देशी रियासतें, जहां भारतीय राजा महाराजा राज करते थे, हालांकि वो भी ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन थे। इन सब की अपनी अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसने एकीकरण के काम को बेहद मुश्किल बना दिया था। और छत्तीसगढ़ में ये चुनौती कितनी बड़ी थी। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि छोटी बड़ी मिलाकर पूरी 14 रियासतें थीं, जिन्हें 1905 में बंगाल से मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। सोचिए, 14 अलग अलग राज्यों को एक साथ जोड़कर एक प्रशासनिक इकाई बनाना कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। तो इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया? यहाँ एक डबल स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। एक तरफ ऊपर से, दिल्ली से, सरदार पटेल ने दिसंबर 1947 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में राजाओं के साथ बैठक की और उन पर कूटनीतिक दबाव बनाया। और दूसरी तरफ नीचे, जमीन पर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेताओं ने छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन बनाकर जनता की आवाज को बुलंद किया। एक तरफ राजनीति का दबाव, दूसरी तरफ जनशक्ति का। और इसी दो तरफा दबाव का नतीजा था कि 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। हाँ, ये सफर इतना आसान भी नहीं था। बस्तर के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव जैसे कुछ राजाओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन तब संघर्ष का मूल मंत्र एकदम साफ था। जनता की इच्छा को शासक के अधिकार पर प्रबल होना चाहिए। मतलब राजा की मर्जी से ज्यादा जरूरी जनता की मर्जी है। और अंत में जीत जनमत की ही हुई। और इस विलय के बाद जो नया छत्तीसगढ़ उभरा, उसकी तस्वीर आप इस नक्शे में साफ देख सकते हैं।
वो 14 अलग अलग रियासतें अब इतिहास बन चुकी थीं और उनकी जगह बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े और एकीकृत प्रशासनिक जिलों ने ले ली थी। ये तस्वीर एक बिखरे हुए क्षेत्र के एक संगठित इकाई बनने की कहानी कहती है। और अब आखिर में चलिए उन चेहरों को, उन महान हस्तियों को याद करते हैं जिनके बिना ये नया छत्तीसगढ़ शायद बनता ही नहीं। ये वो निर्माता थे जिनके विजन और मेहनत ने इस प्रदेश की नींव रखी और जिनके योगदान को समझना CGPSC के नजरिए से भी बेहद जरूरी है। ये है आधुनिक छत्तीसगढ़ के 5 स्तंभ। सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रांतीय नेतृत्व के वो वास्तुकार जिन्होंने सरकार को दिशा दी। फिर आते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जनता के नेता जिन्होंने आंदोलनों और विलय में अहम भूमिका निभाई। घनश्याम सिंह गुप्त, जो विधानसभा के अंदर की लड़ाई के माहिर थे। परसराम सोनी, जो इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परंपरा के प्रतीक थे। और डॉक्टर E राघवेंद्र राव, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक चेहरा जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इन सभी का रास्ता अलग था, पर मंजिल एक ही थी, एक बेहतर एकीकृत छत्तीसगढ़। इस संपूर्ण और विस्तृत CGPSC उन्मुख विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आप ऐसे ही और गहन विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें।